डियर स्टूडेंट्स, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को अंडरस्टैंड करने के बाद फ्यू डेफिनेशंस हैं, ज़रा उनको हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन। First of all, let us try to define and understand excitation energy. Here are the energy levels of an atom. This is the first energy level, second energy level, third, fourth, so on. This line representing energy of first allowed state of atom. अब जैसा कि बच्चों आपको बताया है, हर एलिमेंट के एटम के एनर्जी लेवल्स डिफरेंट हैं। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में हाइड्रोजन एटम के एमिशन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया है और हाइड्रोजन एटम के क्वांटाइज्ड एनर्जीज़ की वैल्यूज़ डिटरमिन की हैं। लेट अस ऑब्जर्व द एक्सप्रेशन फॉर क्वांटाइज्ड एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज़ En इक्वल टू माइनस E0 डिवाइडेड बाई n²। E0 बच्चों एक कांस्टेंट है और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो इन एनर्जी स्टेट्स के नंबर को भी शो कर रहा है। E0 की वैल्यू वेयर E0 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई h²। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। ऑल वैल्यूज आर नोन। जैसे कि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया। इस एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करें इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इट इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर ये वैल्यू यहाँ पे लगा दें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन एटम की क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सो पुटिंग हेयर यू गेट द रिलेशन En इक्वल टू माइनस 13.6 electron volt divided by n². Now, putting the value of n equal to 1, you can get the energy of the state. This energy is in general expressed as E1, this is E2, this is E3, this is E4, this is E infinity. अब अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें फॉर हाइड्रोजन एटम तो हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी भी जितने एटम हैं उनकी भी इसी तरह की ही एनर्जी स्टेट्स होती हैं और उनकी भी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। अब चूँकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पेक्ट्रम सिंपलेस्ट है अमंग ऑल द अदर एलिमेंट्स, तो फिर ये जो आपको एनर्जी स्टेट्स नज़र आ रही हैं इनकी वैल्यूज़ भी समान हैं। दिस इज़ द लीस्ट मोस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चों आपको लास्ट टाइम बताया था, ये वाली जो स्टेट है इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं और बाकी सारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं हाइड्रोजन एटम की एक्सेप्ट इन्फिनिटी स्टेट। दिस इज़ द आयनाइज स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चों ये भी ध्यान में रखें, जो इन्फिनिटी स्टेट है वो एक्चुअली तौर पर हर एटम की आयनाइज स्टेट होती है। फिर वही बात, वैल्यूज़ हर स्टेट की वो डिफरेंट हैं। इन्फिनिटी स्टेट की एनर्जी बच्चों ज़ीरो होती है और बाकी तमाम स्टेट्स की एनर्जी ज़ीरो से लेस होती है। इसका मतलब है जो ये वाली स्टेट है इसकी एनर्जी सबसे कम है और हाइड्रोजन एटम के अंदर चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और आपको बताया था व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑक्यूपाई लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, एटम इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट। अब अगर ये बच्चों हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, इस जगह पे मौजूद है, फिर तो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरी हायर स्टेट में है, मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड है। अब एक्साइटेड स्टेट आपको बताई हैं टेम्पोरेरी स्टेट्स होती हैं, इनका लाइफ टाइम बहुत शार्ट होता है। अगर तो ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट है तो इनका लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकंड है और अगर मेटास्टेबल स्टेट इनमें कोई है तो फिर लाइफ टाइम मच लॉन्गर है और उसकी वैल्यू आपको बताया अबाउट 10⁻³ सेकंड होती है।
अब लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं बच्चों कि एनर्जी स्टेट ख़त्म हो जाएगी। लाइफ टाइम का मतलब है कि जब एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कितने देर तक उस स्टेट में रहेगा, उस टाइम को लाइफ टाइम ऑफ दैट स्टेट बोल रहे हैं। ये तो परमानेंट स्टेट है। इस स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम इन्फिनिटी है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में है और हम एक एटम को एनर्जी नहीं देते तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पागल नहीं है कि ये एक्साइटेड स्टेट की तरफ छलांगे लगाता रहे। क्योंकि आपको बच्चों बताया है कि हर सिस्टम की नेचुरल टेंडेंसी है, हर एटम की टेंडेंसी है, इट टेंड्स टू गो टू लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट टू गेट द स्टेबिलिटी। तो हाइड्रोजन एटम की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन का E1 में होने में है। अब चूँकि हम बोल रहे हैं कि बाकी सारी एक्साइटेड स्टेट हैं, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर लाना है तो फिर भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है फिर भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब एक और एग्जांपल आपको दी थी बच्चों सोडियम की। तो सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 11 की डिस्ट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन इधर थे, 8 इधर था, 1 इधर था। अब 2 इलेक्ट्रॉनों का E1 में होना, 8 इलेक्ट्रॉनों का E2 में होना, 1 इलेक्ट्रॉन का E3 में होना। फिर बच्चों बता रहा हूँ ये E1 का मतलब क्या है, K शेल, E2 का मतलब है L शेल, E3 का मतलब है M शेल। तो सोडियम एटम की ग्राउंड स्टेट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉनों का K शेल में होना, 8 का L में होना और 1 का M में होना। और अगर अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे डिफरेंट है तो फिर इसका मतलब है या तो वो एटम एक्साइटेड स्टेट में है या आयनाइज स्टेट। अब डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या है। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव an electron from its ground state to any one of the higher energy state which is excited state. So definition को देखें, energy required to move an electron from its ground state to any one of the higher energy जिसको excited स्टेट भी कह रहे हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ द हायर एनर्जी स्टेट दैट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। अब जैसे कि बच्चों बताया कि हाइड्रोजन एटम की ये ग्राउंड स्टेट है, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, दिस एक्साइटेड स्टेट, दिस इज आल्सो एक्साइटेड स्टेट। दिस एक्साइटेड स्टेट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। एंड energy required to move this electron from here to here, from ground state to second excited state, that energy known as second excitation energy. तो इसका मतलब है बच्चों कि एक एटम की बहुत सारी एक्साइटेड एनर्जीज होती हैं, बहुत सारी एक्साइटेशन एनर्जीज होती हैं। चूँकि एक्साइटेड स्टेट्स बहुत सारी हैं और इसीलिए एक्साइटेशन एनर्जीज भी बहुत सारी हैं। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ द हायर स्टेट दैट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। कितनी होती है? इट इज़ इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ टू स्टेट्स। तो एक्साइटेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिफरेंस है उस एक्साइटेड स्टेट एनर्जी का और ग्राउंड स्टेट एनर्जी। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जिधर जा रहा है उन दोनों एनर्जी स्टेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं हर एटम के लिए, हर एलिमेंट के एटम के लिए। तो उनको सब्ट्रैक्ट करें, यू गेट द एक्साइटेशन। अब अगर हम हाइड्रोजन की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालें कि हाइड्रोजन की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज़ डियर स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ E2 एंड E1। अब E1 कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। E2 कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। अब ये वैल्यू यहाँ पे लगाएं और डिफरेंस कैलकुलेट करके देखें। अब अगर मैं 1 लगाऊं तो E1 की वैल्यू आपको पता है बच्चों दैट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की वैल्यू आपको बच्चों यहाँ से कैलकुलेट करें तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें दैट इज़ -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 की वैल्यू कैलकुलेट करें इट इज़ अबाउट 0.85 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये इन्फिनिटी कैलकुलेट करें इट इज़ 0। अब इससे ये एनर्जी ग्रेटर है। कितनी ग्रेटर है? डिफरेंस लेकर चेक कर लें। तो अगर मैं E2 में से E1 माइनस करूं तो E2 की वैल्यू बच्चों -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
फिर माइनस, ये माइनस सब्ट्रैक्शन का है, ये माइनस एनर्जी के साथ साइन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर ये डिफरेंस कैलकुलेट करें इट इज़ 10.2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के एटम की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है। इस तरह बच्चों अगर आप सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है तो दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम स्टेट E1 टू E3। और अगर हम सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालें दैट मस्ट बी द डिफरेंस ऑफ -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम इसमें से ये वैल्यू माइनस करें तो इट इज़ अबाउट 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको मैं अगर राउंड अप करूं तो इट इज़ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, यू गेट द आंसर here, second excitation energy of hydrogen atom, that is difference of E3 and E1। अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस इनटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू गेट द वैल्यू दैट इज़ 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें तो जैसे बच्चों आपकी बुक पे लिखा हुआ है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज़ द 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज़ द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। 12.1 इट इज़ द सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्योंकि बच्चों आपको बताया कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो इन दोनों का डिफरेंस 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फॉर द हाइड्रोजन एटम, इन दोनों का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फॉर द हाइड्रोजन एटम। इसी तरह से जैसे क्वांटाइज एनर्जी हमने निकाली हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, हम क्वांटाइज एनर्जीज ऑफ अदर एटम भी निकाल सकते हैं। वो फार्मूला बच्चों आपको मैं बाद में बताऊंगा कि उसमें और इस फार्मूले में क्या फ़र्क होगा। ये फार्मूला हमें एनर्जी स्टेट बता रहा है फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली। क्वांटाइज एनर्जी सिर्फ हाइड्रोजन की दे रहा है, और अगर आपने हीलियम की, लिथियम की अगर आपने एनर्जी स्टेट निकालनी है तो इसका एक मॉडिफाइड फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला भी बच्चों अप्रॉक्सीमेट है। एग्जैक्ट एनर्जी स्टेट्स ऑफ एटम हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय बोर एटॉमिक मॉडल। कॉम्प्लेक्स एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उनकी एनर्जी स्टेट्स को एक्यूरेटली यू कैन डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। लेकिन चूँकि वो मॉडल हमारे सिलेबस में बच्चों नहीं है, हम अपनी कैलकुलेशन बोहर थ्योरी के ही बेस पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो वो मॉडिफाइड फार्मूला, एक्सपेक्टेड फार्मूला फॉर द क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स ऑफ द अदर एटम्स क्या होगा वो मैं आपको लेटर ऑन बताता हूँ। पहले इन डेफिनेशंस को क्लियर करें। अब इससे नज़र आ रहा है कि किसी भी एटम की बहुत सारी एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, इसका मतलब उसकी बहुत सारी एक्साइटेशन एनर्जीज होती हैं। नो, व्हाट इज़ एक्साइटेशन पोटेंशियल? एक्साइटेशन, अब इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है, एनर्जी सप्लाई करनी है। अब वो एनर्जी सप्लाई करने के कई तरीके हैं। एनर्जी फोटॉनिक भी हो सकती है, थर्मियोनिक भी हो सकती है, और एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से भी दी जा सकती है, पोटेंशियल अप्लाई करके भी दी जा सकती है। अब चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक में बच्चों पढ़ कर आए हैं कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एनर्जी गेन करता है या तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जैसा कि ये इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी गेन। इसका मतलब है ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर सकता है जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे या हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जब हम पोटेंशियल भी अप्लाई करते हैं तो एनर्जी गेन करता है, विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। और सपोज एक इलेक्ट्रॉन पे अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इट एक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इट एक्वायर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी।
हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल दें और ये इतनी एनर्जी एक्वायर कर ले कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट या ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बच्चों अभी हमने देखा है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का डिफरेंस है। तो उसका मतलब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 वोल्ट पोटेंशियल दें तो ये एनर्जी एक्वायर करेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जंप करके ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसका मतलब है वो तो हमने बच्चों डेफिनेशन बताई थी कि एक्साइटेशन एनर्जी है क्या। अब देने के तरीकों में से एक एनर्जी देने का तरीका है बाय अप्लाइंग पोटेंशियल। सो व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल? पोटेंशियल अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ए ग्राउंड स्टेट। कि एक इलेक्ट्रॉन है अपनी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में है और हम उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना चाहते हैं। यू मस्ट सप्लाई एनर्जी, यू मस्ट apply potential on the electron. So what is excitation potential? The potential we applied to an electron in its ground state so that it can get energy equal to excitation energy. Potential we applied to an electron in its ground state to get energy. अगर ये भी अब जो आप नहीं लिखते कि so that it cannot कैन गेट, तो ज़रा इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। द पोटेंशियल वी अप्लाई टू एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू गेट एनर्जी इक्वल टू इट्स एक्साइटेशन एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। यानी वो पोटेंशियल जो हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में देंगे कि वो एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी एक्वायर कर। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट का पोटेंशियल देता हूँ तो ये तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करेगा। अब ये भी सोचने की बात है कि गेन करेगा या नहीं करेगा। याद रखें बच्चों, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट्स क्वांटाइज्ड हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जगहें फिक्स हैं और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें और वो एनर्जी किसी क्वांटाइज स्टेट के इक्वल ना हो तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करें और 5 वोल्ट का पोटेंशियल इक्विवेलेंट है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के, और इस इलेक्ट्रॉन को इस रेट में जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड हैं, इट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सेप्ट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी अनलेस यू सप्लाइड एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। या तो आप इन दो लेवल की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी दें या इनके बराबर दें या इनके बराबर दें। यानी या तो E2 और E1 का डिफरेंस के बराबर एनर्जी देनी चाहिए बच्चों, या E3 और E1 की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी देनी चाहिए, या E4 और E1 की जो एनर्जीज का डिफरेंस है इसके बराबर अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देंगे तो एटम एक्साइट करेगा, अदरवाइज एटम एक्साइट नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरह से एनर्जी स्टेट्स क्वांटाइज्ड हैं, एक्साइटेशन एनर्जीज भी क्वांटाइज्ड हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल भी क्वांटाइज्ड हैं। मैं एटम की बात कर रहा हूँ, एटम के एक्साइटेशन पोटेंशियल क्वांटाइज्ड है क्योंकि उसकी एनर्जी स्टेट्स क्वांटाइज्ड हैं। सो पोटेंशियल वी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू गेट एनर्जी इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी। अब अगर आप बच्चों एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहें तो उसका तरीका क्या है कि V इक्वल टू होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इस को कैलकुलेट करें तो U की वैल्यू अगर हम लगाएं, U मीन एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब E से डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो चार्ज और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा विच इज़ नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। सो पोटेंशियल करस्पॉन्ड टू फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल करस्पॉन्ड टू सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब हाइड्रोजन एटम की बहुत सारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं, इसका मतलब बहुत सारी एक्साइटेशन एनर्जीज हैं, इसका मतलब बहुत सारे एक्साइटेशन पोटेंशियल हैं। मैंने आपको फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बताई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने आपको सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बताई हाइड्रोजन एटम की 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल इस फार्मूले से निकालें तो फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल आपके पास आएगा 10.2 वोल्ट एंड 12.1 वोल्ट। 10.2 वोल्ट is the first excitation potential of hydrogen atom and 12.1 volt second excitation potential of hydrogen atom. Similarly, you can calculate any excitation potential of the hydrogen atom.
आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। पहले बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने आपको बताया कि बच्चों ये जो इन्फिनिटी स्टेट है दैट इज आयनाइज्ड स्टेट ऑफ एटम कहलाती है। अब एक इलेक्ट्रॉन को अपनी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट से इन्फिनिटी स्टेट लेके जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। अब बच्चों एक टेक्निकल वर्ड याद रखना, जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं तो इस एनर्जी के साथ सम टाइम मिनिमम का वर्ड लिखा होता है। अब अगर तो हम एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी स्टेट पे लेके जा रहे हैं, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये आयनाइजेशन एनर्जी है। मिनिमम का वर्ड कब लिखेंगे? जब डेफिनेशन को ज़रा डिफरेंट अल्फाज में बयान करेंगे। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टेट पे जाएगा तो एटम से रिमूव हो जाएगा। अब एटम से रिमूव होने का मतलब है कि जस्ट न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एस्केप करना या बियॉन्ड दैट लिमिट भी चले जाना। तो अगर हम डेफिनेशन देते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम, अब भाई आउट ऑफ द एटम कहाँ तक जाना है? क्या जस्ट एस्केप करना है न्यूक्लियस के इफेक्ट से या ऑनवर्ड आगे भी 2-4 किलोमीटर जाना है? तो इसलिए जब हम ये अल्फाज यूज़ करते हैं तो फिर वर्ड लगाते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम। अब हाइड्रोजन के केस में देखें बच्चों, दिस इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इन्फिनिटी स्टेट एनर्जी 0, इन दोनों का डिफरेंस आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इफेक्ट से दूर लेके जाने के लिए मिनिमम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन को दे दें, ये फिर भी एक्सेप्ट कर लेगा एंड इट विल एस्केप आउट ऑफ द एटम। लेकिन हम उस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहेंगे। जब हम इसको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो फिर जो एक्सेस एनर्जी होगी विच इज़ 15 माइनस 13.6 अबाउट 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दें कि उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाए। टोटल का मतलब है कि वो एटम के अंदर था, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी थी, दोनों एनर्जी का सम था जिसको हमने इस एक्सप्रेशन से ऑब्टेन किया था। अब ये जो माइनस 13.6 है ये टोटल एनर्जी है स्टेट की। तो अगर ये टोटल एनर्जी 0 हो जाए तो एटम इज सेड टू बी आयनाइज्ड। मुझे बताएं 13.6 माइनस 13.6 0 कब होगा? जब इसमें 13.6 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इस माइनस 13.6 जो एक नंबर है इसको 0 वैल्यू पे लाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 13.6 ही चाहिए भाई। तो इसलिए बच्चों डेफिनेशन का ज़हन रखना है, टेक्निकल वर्डिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड लिखते हैं तो फिर हमने स्टेट फिक्स कर दी है कि ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी स्टेट, और इन्फिनिटी स्टेट मीन नथिंग वुड लेफ्ट इन सेंस ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, कि इतनी एनर्जी देनी है कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ भी ना रहे, ना काइनेटिक एनर्जी रहे ना पोटेंशियल एनर्जी रहे, फिर तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। लेकिन ये कहना कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम, this is not logical definition. Then you must introduce here minimum energy required to escape electron out of the atom. So energy required to move electron from its ground state to infinity state. अब अगर हम हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी निकालें, हाइड्रोजन एटम, it is the difference of E infinity minus E1, you get 0 minus into minus 13.6 electron volt, you get 13.6 electron. इसका मतलब है बच्चों जो एक इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो एक्चुअली उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका मतलब हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करना है, इतनी एनर्जी अगर हम दे दें, कैसे देनी है? फिर वही फोटॉनिक दें, थर्मियोनिक दें या पोटेंशियल से दें।
अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन को 13.6 वोल्ट पोटेंशियल दे दे, दैट मस्ट एक्वायर एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड विल जंप टू द आयनाइज स्टेट। हाइड्रोजन एटम्स हैड टू बी आयनाइज। तो अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिफाइन करें इन द सेम वे, तो पोटेंशियल अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू गेट एनर्जी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की 13.6 है, तो फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 वोल्ट है। सो डेफिनेशन को देख लें, फिर एक्साइटेशन पोटेंशियल की तरह ही वर्डिंग बोल रहा हूँ। द पोटेंशियल V अप्लाई टू एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू गेट एनर्जी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। अब बच्चों, हमने देखा है कि एक्साइटेशन एनर्जी तो फर्स्ट भी थी, सेकंड भी थी, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की सिर्फ एक ही है। अब एक्साइटेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट्स बहुत सारी थी। और आयनाइजेशन एनर्जी एक क्यों है? भाई हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ही एक है। इसका मतलब है कि फिर जिन एटमों में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज भी फिर ज़्यादा होती हैं। वहाँ पर आप मिनिमम का ही वर्ड लगाएंगे। वहाँ पर हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन ही कैसे करेंगे? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी स्टेट, क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉनों को लेके जाने के लिए एनर्जी बराबर तो नहीं होगी। जैसे मैं बच्चों एक एग्जांपल दूं, मैंने आपको बताया कि सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 8 इधर हैं, 1 इधर है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या इस इलेक्ट्रॉन को उधर लेके जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है? नो, मिनिमम एनर्जी। अब वर्ड मिनिमम लगेगा, चाहे जैसे मर्जी डिफाइन करें, यहाँ पर आप वर्ड लिखेंगे मिनिमम एनर्जी। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड किस इलेक्ट्रॉन के लिए? विच इज़ हेयर, दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्टेट टू आयनाइज्ड स्टेट, दैट इज इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब सपोज करें आपने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा चाहे वो इसी स्टेट में होता तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती। अब यहाँ पे तो स्टेट ही चेंज हो गई है, डेफिनेटली मच मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो इसका मतलब है एक एटम की एक्साइटेशन एनर्जीज बच्चों बहुत सारी होती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेशन एनर्जियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी एक ही। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जियाँ भी ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन याद रखें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लीस्ट होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा होती है, और अगर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो सेकंड से भी बड़ी होती है।